स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेनट्री इन्फोटेक। तो मैं हूँ आस्था, आपकी साइंस टीचर। तो एज हमें पता है कि हम जो है आजकल न्यूटन के लॉज के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हमने इसके अंदर न्यूटन का पहला लॉ और न्यूटन का दूसरा जो लॉ है वो कर लिया है, ठीक है। तो आज बारी है न्यूटन के तीसरे नियम की, ठीक है, कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था। तो न्यूटन ने अपने पहले और दूसरे लॉ के अंदर जिस चीज़ की बात की थी वो था बल, ठीक है। और यही बात उसने जो है बल की ही बात उन्होंने तीसरे लॉ के अंदर भी की, ठीक है। सिर्फ उनका तरीका जो था ना, तीनों नियमों में बल को बोलने का अलग अलग था, लेकिन उन्होंने बात बल की ही की थी, ठीक है। पहले में किसी और तरीके से, दूसरे में दूसरे तरीके से, तीसरे में कुछ और तरीके से, ठीक है। तो पहले दो नियम तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्या थे, ठीक है, उन्होंने क्या बोला। आज जो है तीसरे नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूटन ने अपने तीसरे नियम में क्या कहा। न्यूटन बोलते थे कि जब भी कोई आदमी या कोई वस्तु कोई काम करती है, ठीक है, कोई एक्शन करती है, कोई क्रिया करती है, तो उस वस्तु को उसके बदले कोई प्रतिक्रिया जरूर मिलती है, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर हम कोई क्रिया कर रहे हैं तो बदले में उसके रिजल्ट में हमें कुछ प्रतिक्रिया जरूर मिलती है, ठीक है। कोई एक्शन हो रहा है तो रिएक्शन जरूर आएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने हाथ को, ठीक है, अगर आप अपने हाथ को जोर से दीवार पे मारते हैं, ठीक है, आपने कुछ एक्शन किया है, आपने अपने हाथ को जोर से दीवार की ओर मारा है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि आपने तो एक्शन किया दीवार के ऊपर, ठीक है, लेकिन रिएक्शन में आपको क्या हुआ कि रिएक्शन में आपके हाथ में जो एक झंझनाहटपन है, ठीक है ना, आपके हाथ में जो दर्द हुआ है वो आपका रिएक्शन है, ठीक है। तो कहने का मतलब है आप जो काम, जो भी चीज़ें, कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ कोई काम करती है तो उसको उस चीज़ का रिएक्शन मिलता है, ठीक है। मतलब अगर एक चीज़ दूसरी चीज़ पे बल लगाती है तो दूसरी चीज़ भी उस वस्तु पे उतना ही बल लगाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप ही एक साइड से बल लगाते हैं, दूसरी चीज़ भी आप पे बल लगाती है, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास जो है दो बॉल है, ठीक है ना, दो बॉल है, ठीक है। एक बॉल ऐसी रखी हुई है और दूसरी बॉल को हमने उसकी तरफ फेंक दिया, ठीक है। तो जैसे ही दूसरी बॉल उस पहली बॉल से टकराएगी तो क्या होगा, एक्शन क्या हुआ कि एक्शन करते हुए तो पहली बॉल ने दूसरी बॉल को क्या किया, थोड़ा चलाना शुरू कर दिया, लेकिन दूसरी बॉल ने पहली बॉल की जो स्पीड थी वो कम कर दी, ठीक है। तो एक्शन एक ने दूसरे पे किया, उतना ही रिएक्शन दूसरे ने पहले पे किया, ठीक है। तो एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट लिख के भी आ सकता है, ऊपर स्टेटमेंट जो है तीसरे लॉ की पूरी लिखी होगी और आपको नीचे बताना होगा कि ये स्टेटमेंट किस नियम की है, ठीक है। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार। गति का तीसरा नियम, ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि गति के तीसरे नियम का एक नाम है जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम किस नियम को कहा जाता है। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन के तीसरे नियम को कहा जाता है। इंग्लिश में बोले तो लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, ठीक है, या एक्शन रिएक्शन लॉ। कौन सा लॉ है, तो ये है न्यूटन का तीसरा नियम जो है हमारा, वो है एक्शन रिएक्शन लॉ, ठीक है। तो ये है न्यूटन के तीसरे नियम का एक नाम, वो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या एक्शन रिएक्शन लॉ, ठीक है। और इससे क्वेश्चन बन जाता है। स्टेटमेंट है, एक वस्तु दूसरी वस्तु पर क्रिया रूप में जितना बल लगाती है, ठीक है, एक वस्तु दूसरी वस्तु पर क्रिया रूप में जितना बल लगाती है, दूसरी वस्तु भी उतना ही बल विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया रूप में लगाती है, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर एक वस्तु दूसरी वस्तु पर क्रिया रूप में कोई बल लगा रही है तो दूसरी वस्तु भी
उतना ही बल विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया रूप में लगाती है। तो ये है न्यूटन के तीसरे नियम की स्टेटमेंट। इंग्लिश में कहें तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, जो भी एक्शन होते हैं, कोई भी एक्शन, जो भी एक्शन हो रहा है उसके लिए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ज़रूर होता है। ठीक है, तो ये थी न्यूटन के तीसरे नियम की स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट लिखी आती है, नीचे आपसे पूछा जाता है कि ये किसकी स्टेटमेंट है, बट हमें चीज़ों को समझना है और समझने में बहुत ही ईजी है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल से मैं आपको समझा लेती हूँ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए दो बॉल्स हैं। ठीक है, एक बॉल ये है, एक बॉल ये है, और ये दोनों बॉल जो है ना वो एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है। एक टाइम आएगा जब ये दोनों बॉल एक साथ टकरा जाएंगी। ठीक है ना, तो दोनों बॉल आपस में टकराएंगी। दोनों बॉल्स ने, अगर इस बॉल ने इस बॉल पे जितना बल लगाया होगा ना, तो ये बॉल भी इस बॉल पे उतना ही बल लगाएगी। ठीक है, तो बहुत ही इजी सी बात है कि हम जो जो चीज़ें अपनी लाइफ के अंदर या अपने काम के अंदर करते रहते हैं, एक्शन जो हम कर रहे हैं उसके लिए रिएक्शन हमेशा होता है। ठीक है, आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको उसके रिएक्शन में कुछ ना कुछ चीज़ मिलती ही है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको कराऊंगी कि कैसे एक्शन और रिएक्शन होता है, लेकिन इससे पहले, इसके उदाहरण बताने से पहले मैं आपको एक और नियम के बारे में बताना चाहती हूँ। वो गति के नियम नहीं है, गति के नियम 3 ही थे, न्यूटन ने गति के 3 ही नियम दिए। ठीक है, लेकिन इस तीसरे नियम के साथ एक और नियम जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको इसके साथ ही पढ़ना जरूरी है, बिकॉज जो एग्जाम्पल न्यूटन के तीसरे नियम के रहते हैं ना, वही एग्जाम्पल इस नियम के रहते हैं। तो नियम क्या है? नियम है संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम, इंग्लिश में बोलूं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, और इस संवेग, इस मोमेंटम की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपने सेकंड लेक्चर के अंदर। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो लेक्चर देखिए, बिकॉज तीनों लॉ जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यह नियम न्यूटन के तीसरे नियम का सीधा परिणाम है। ठीक है, इट इज द रिजल्ट ऑफ थर्ड लॉ। ठीक है, इस नियम को मैंने आपको तीसरे नियम के साथ इसलिए बताया है क्योंकि जहां जहां भी न्यूटन का तीसरा नियम लगेगा वहां वहां लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का नियम भी साथ ही लग जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है ये नहीं है कि दोनों नियम जो है ना वो एक ही चीज़ है, नहीं, दोनों नियम अलग अलग है, लेकिन इन दोनों नियमों का जो रिजल्ट है ना वो सेम है। ठीक है, जो न्यूटन के तीसरे नियम से रिजल्ट आता है ना, वही रिजल्ट जो है वो संवेग संरक्षण के नियम से निकल के आता है। इसीलिए जो उदाहरण न्यूटन के तीसरे नियम के बनते हैं वो सेम उदाहरण संवेग संरक्षण के नियम के बनते हैं। ठीक है, तो संवेग संरक्षण का नियम जो है वो क्या बोलता है, समझा देती हूँ मैं आपको। संवेग संरक्षण का नियम ये बोलता है कि अगर कोई दो वस्तुएं हैं, ठीक है, अगर कोई दो चीज़ें हैं, तो उन दोनों अगर कोई चीज़ें हैं और वो आपस में टकरा रही हैं, ठीक है ना, तो उन चीज़ों का जो मोमेंटम पहले था वो मोमेंटम उतना ही बराबर बाद में होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए वही बात है कि दो बॉल्स हैं, ठीक है, B1 और B2 बॉल, तो वो बोलते हैं कि अगर ये दो जो बॉल्स हैं वो एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं, ठीक है, तो जो मोमेंटम इनका शुरुआत में था वही जो एक्शन करते हुए जो इनका मोमेंटम था
क्रिया करते हुए जो इनका मोमेंटम था, ठीक है, प्रतिक्रिया के टाइम भी उतना ही मोमेंटम होता है, मतलब इनका जो मोमेंटम है वो बराबर रहता है, ठीक है। क्रिया रूप में जो संवेग है वो बराबर होता है प्रतिक्रिया के टाइम जो संवेग होता है। तो जो न्यूटन ने अपने तीसरे नियम में बोला ना कि एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पे लगाती है, दूसरी वस्तु भी उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाती है, तो यही बात संवेग संरक्षण के नियम ने बोली कि जितना संवेग किसी वस्तु का पहले होता है ना, एक्शन करते हुए, क्रिया करते हुए, उतना ही संवेग उसका बाद में होता है जब कोई प्रतिक्रिया आती है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात इन्होंने बोली थी, इसलिए हम बोलते हैं कि न्यूटन के तीसरे नियम का सीधा परिणाम जो है वो संवेग संरक्षण का नियम है, ठीक है। अब जो संवेग संरक्षण का नियम है और न्यूटन का तीसरा नियम है, ठीक है, वो लगभग हमें एक ही बात जो है बताते हैं, ठीक है। न्यूटन और संवेग संरक्षण के नियम ने दोनों ने लगभग एक बात ही बोली, ठीक है, कि एक्शन और रिएक्शन में, ठीक है, क्रिया और प्रतिक्रिया में बल बराबर होता है, ठीक है। जितना बल एक वस्तु दूसरी वस्तु पे लगाएगी उतना ही बल दूसरी वस्तु जो है वो पहली वस्तु पे लगाती है, ठीक है। और संवेग संरक्षण के नियम ने बोला कि जब दो चीजें आपस में टकराती हैं तो जो संवेग उनका टकराने से पहले होता है ना, वो संवेग बिल्कुल बराबर होता है जब वो वस्तुएं टकरा जाती हैं, ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। दो चीजों के टकराने से पहले जो संवेग होता है वो बिल्कुल बराबर होता है उस संवेग के जो टकराने के बाद आता है, ठीक है। इसलिए इनके उदाहरण जो हैं वो बिल्कुल ही सेम है, ठीक है। तो उदाहरण की बात करते हैं, न्यूटन के तीसरे नियम और संवेग संरक्षण के जो उदाहरण हैं वो दोनों एक ही हैं और उन उदाहरणों को हम अब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पहला इसका उदाहरण रहता है रिकॉइल ऑफ गन, ठीक है। संवेग संरक्षण का नियम और न्यूटन के तीसरे नियम या एक्शन रिएक्शन लॉ का पहला उदाहरण है रिकॉइल ऑफ गन। अभी क्या होता है, आप लोगों को पता है कि जब हम बंदूक चलाते हैं, ठीक है ना, जब भी हम गन चलाते हैं, बंदूक चलाते हैं, तो जब भी हम बंदूक को चलाते हैं आपने फील किया होगा कि हमारे कंधे पर जो है एक झटका लगता है, ठीक है। आप सब ने, अगर आपने बंदूक कभी चलाई है या आपने टीवी के अंदर देखा है या कहीं भी किसी को चलाते हुए देखा है कि जब भी कोई बंदूक का इस्तेमाल करता है तो आपको हमेशा एक धक्का जो है वो ज़रूर लगता है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो जो नकली बंदूक, जो नकली गन्स भी हैं, जब हम उनका भी इस्तेमाल करते हैं तो हमें जो है कंधे पर, शोल्डर पे एक जर्क, एक धक्का सा जो है वो महसूस होता है। अब वो क्या है, यहाँ पे है न्यूटन का तीसरा नियम और संवेग संरक्षण का नियम। अब क्या है कि देखिए, जब आप बंदूक चलाते हैं, ठीक है ना, आपने बंदूक चलाई तो क्रिया क्या हुई, उस बंदूक के अंदर से गोली जो है वो आगे की तरफ निकली, लेकिन गोली ने आगे लगने के लिए जो बल लगाया, ठीक है, गोली जब आगे की तरफ निकली तो वो कुछ बल उस बंदूक पे, उसने कुछ बल जो है वो बंदूक पर भी लगाया है, ठीक है। एक्शन ये हुआ, क्रिया ये हुई कि बंदूक ने उस गोली पे जो है बल लगाया, ठीक है, एक्शन हुआ, गोली जो है वो आगे की तरफ निकल गई, लेकिन उस गोली ने भी कुछ बल जो है बंदूक पर लगाया है प्रतिक्रिया के रूप में, और उसी प्रतिक्रिया की वजह से हमें वो झटका लगता है, ठीक है। तो एक्चुअली रिएक्शन, प्रतिक्रिया जो है ना वो बंदूक पर होती है, बट क्योंकि हमने उसको पकड़ा हुआ होता है तो वो हमें अपने पूरी ही जो है फील होता है अपने हाथ के ऊपर, और हमारे शोल्डर पे जो है वो जर्क महसूस होता है, ठीक है। तो इस उदाहरण का नाम है रिकॉइल ऑफ गन। तो जब भी आपको ये उदाहरण दिया होगा,
ठीक है। एग्जाम्पल जो है इस तरह आता है कि रिकॉइल ऑफ गन जो है वो किस नियम पर आधारित है, ठीक है ना। तो अगर नीचे आपको ऑप्शन में दिया है, ठीक है, न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम या कोई नहीं, तो आंसर है न्यूटन का तीसरा नियम, ठीक है। यदि एग्जाम्पल में दिया है, यदि आपको कोई एग्जाम्पल जो क्वेश्चन है वो दिया है कि रिकॉइल ऑफ गन किस पर आधारित है और नीचे ऑप्शन में है कि न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, ठीक है, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का नियम या कोई भी नहीं, तो आप करेंगे संवेग संरक्षण का नियम। अगर ये है कि ऑप्शन में आपको दिया है न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम और संवेग संरक्षण का नियम और चौथा है बी और सी दोनों, तो अगर ऐसा है तो ये दोनों ही जो है इसके आंसर बनते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि उदाहरण जब आते हैं तो दोनों ही नियमों के उदाहरण जो हैं वो एक ही है और इनका पहला उदाहरण है रिकॉइल ऑफ गन, ठीक है, गन का रिकॉइल होना, गन चलाते हुए हमारे कंधे पर जो धक्का लगना है ना वो है इसका उदाहरण। दूसरे उदाहरण की बात करते हैं, वो है रॉकेट प्रपल्शन, ठीक है, रॉकेट प्रपल्शन। अब आप सबने देखा है कि रॉकेट जो है, ठीक है ना, एस्ट्रोनॉट साइंटिस्ट जो हैं वो रॉकेट को भेजते हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े जो काम हो रहे हैं, मंगलयान भेजा जा रहा है, बड़े बड़े जो सैटेलाइट्स काम कर रही है सैटेलाइट्स को भेजने के लिए, वो सब जो भेजे जाते हैं ना वो रॉकेट्स के ऊपर भेजे जाते हैं, ठीक है ना। जो भी अगर हम कोई भी चीज़ स्पेस के अंदर भेज रहे हैं तो वो रॉकेट के थ्रू जो है धरती से हम बाहर भेज पाते हैं। लेकिन इतनी हैवी चीज़, रॉकेट बहुत ही ज़्यादा मास का होता है, ठीक है ना, इतनी हैवी चीज़ को भेजना, ठीक है, बाहर किस नियम से, ठीक है, रॉकेट का प्रोपल्शन, रॉकेट किस नियम से जो है काम करता है, तो रॉकेट जिस नियम पर काम करता है वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। न्यूटन के तीसरे नियम और संवेग संरक्षण के नियम के ऊपर जो है हमारा रॉकेट जो है वो काम करता है, और ये यहाँ से आने वाला सबसे ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल है रॉकेट प्रपल्शन, सबसे फेमस एग्जाम्पल जो यहाँ से आता है। और मोस्टली जब रॉकेट प्रपल्शन आता है तो आंसर में होता है संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है, क्योंकि बच्चों को जो है ना हमेशा ये याद रहता है कि रॉकेट प्रपल्शन जो है ना वो न्यूटन के तीसरे नियम पे काम करता है, बच्चों को याद नहीं रहता कि संवेग संरक्षण का नियम भी जो है वो साथ ही लगता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक्शन रिएक्शन क्या हुआ, देखो आपको पता है कि रॉकेट के अंदर क्या होता है, गैसेस होती हैं, ठीक है ना, गैसेस में प्रेशर होता है और वो जिस प्रेशर से एकदम गैसेस जो है ना वो नीचे की तरफ आती हैं, उसके रिएक्शन में रॉकेट जो है वो ऊपर की तरफ उड़ जाता है, ठीक है। रिएक्शन है गैसेस का नीचे आना, और जैसे ही गैसेस नीचे आती हैं रिएक्शन में रॉकेट जो है वो ऊपर की तरफ उड़ता है। तो ये हुआ एक्शन और उसका उड़ना हुआ रिएक्शन, ठीक है। ये है न्यूटन के तीसरे नियम और संवेग संरक्षण के नियम का एक ऐसा उदाहरण जो अक्सर पेपर के अंदर पूछा जाता है कि रॉकेट प्रपल्शन, रॉकेट को उड़ने में कौन सा नियम है, तो ये नियम जो है दोनों ही नियम रॉकेट को उड़ने में लगते हैं, ठीक है। अगला जो नियम है वो है नाव का, ठीक है, नाव, बोट, ठीक है। आप सबने बोटिंग की है, ठीक है ना, नहीं की है तो आपने देखा होगा या एब्जॉर्व किया होगा, जैसे ही जो है बोटिंग की जाती है, ठीक है। अब बोटिंग करने में भी जो है न्यूटन का तीसरा नियम है और उसके बाद बोट से उतरने में भी न्यूटन का तीसरा नियम है, ठीक है ना। आप बोटिंग करते हैं, ठीक है ना, आपके पास चप्पू दिए जाते हैं, या तो आपके पास चप्पू दिए जाते हैं या आपके पास एक पेडल होता है, ठीक है ना, पेडल होता है। तो देखिए अगर तो आप चप्पू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि आप चप्पू से पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं, ठीक है ना। आपने एक्शन क्या किया, चप्पू से पानी को पीछे धकेलने का एक्शन किया
और पानी ने आपको उल्टे उसमें रिएक्शन जो दिया, प्रतिक्रिया क्या दी कि आपकी बोट को पानी ने आगे की तरफ धकेल दिया। ठीक है, सिंपल। आपने चप्पू से पानी को पीछे की तरफ फेंका तो पानी ने आपको आगे की तरफ फेंक दिया। ठीक है, बिल्कुल बराबर एक्शन और रिएक्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, जितनी फोर्स, जितने बल से आप पानी को पीछे की तरफ फेंकेंगे उतने ही बल और उतनी ही तेजी से आप की जो बोट है वो पानी के में आगे की तरफ बढ़ती है। ठीक है, तो ये तो हो गया बोटिंग करते समय। फिर आपने नोटिस किया होगा कि जब आप लोग बोट से बाहर निकलते हैं तो आपने देखा होगा कि जब भी हम बोट से बाहर निकलते हैं तो जब भी आप कूदते हैं, बोट से बाहर कूदते हैं, तो आप अब जब भी कूदेंगे ना तो आपकी बोट जो है ना वो पीछे की तरफ धकेल जाती है। ठीक है, तो क्या है, एक्शन के रूप में आप तो बोट से बाहर निकल गए, लेकिन रिएक्शन ये हुआ कि बोट जो है वो पीछे की तरफ निकल गई। ठीक है, तो ये है न्यूटन का तीसरा नियम और साथ ही लगता है संवेग संरक्षण का नियम। तो जो संवेग चप्पू चलाने से पहले था वही चप्पू चलाने के बाद है, यही बात बोलता है संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, तो मतलब कहने का, इसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है कि क्या है, बस आप याद रखिए कि न्यूटन का तीसरे नियम के बिल्कुल साथ जो है ना वो संवेग संरक्षण का नियम अपने आप लग जाता है। ठीक है, सिर्फ आप इस चीज़ को याद रखिए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपको जो है ऑप्शन में न्यूटन का तीसरा नियम लिखा हुआ ना आए और वहाँ ऑप्शन में हो संवेग संरक्षण का नियम, इसलिए तीसरे नियम जहाँ होगा वहाँ संवेग संरक्षण का जो नियम है वो अपने आप लग जाएगा। ठीक है, चौथा जो इसका उदाहरण है वो है वॉकिंग, चलना। ठीक है, आपको पता है कि आप आगे की तरफ चलते हो। ठीक है, आप अपने पैरों से एक्शन, ये क्रिया ये करते हो कि आप अपने पैरों से पृथ्वी को पीछे की तरफ धकेल रहे हो, धरती को, जमीन को पीछे की तरफ धकेलते हो, और रिएक्शन के, प्रतिक्रिया के रूप में जो धरती है वो आपको आगे की तरफ धकेलती है। आप जमीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं, जमीन आपको आगे की तरफ धकेलती है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वॉकिंग, जब हम चलते हैं तो न्यूटन का कौन सा नियम काम करता है, तो जब हम चलते हैं न्यूटन का तीसरा नियम जो है वो काम करता है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल बनते हैं। ये तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है ना, रिकॉयल ऑफ गन, रॉकेट प्रोपल्शन, ठीक है, बोटिंग, ये वॉकिंग, इन ये सारे एग्जाम्पल बहुत ही फेमस है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि यही एग्जाम्पल है इसके। ठीक है ना, इसके अलावा भी न्यूटन के तीसरे नियम के बहुत सारे एग्जाम्पल रहते हैं, लेकिन बात है कि अगर आपको नियम समझ आ गया है तो आपको इसके उदाहरण भी चीज़ें जो है वो समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो ये थे न्यूटन के 3 नियम। ठीक है ना, एक बार मैं आपको तीनों नियम के बारे में इकट्ठा बता देती हूँ। ठीक है ना, तो न्यूटन के 3 नियम में से पहला नियम जो था, दूसरा नियम जो था और तीसरा नियम जो था, तीनों ने ही बल की बात की। ठीक है, फोर्स की बात की। अब न्यूटन का पहला नियम जो था, फर्स्ट लॉ, वो बोलता था कि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था को, ठीक है, अगर वो विराम अवस्था में पड़ी है तो विराम अवस्था को, और अगर वो गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था को, ठीक है, कोई भी चीज या कोई भी वस्तु अपनी अवस्था को तब तक परिवर्तन नहीं करेगी जब तक बाहर से आकर कोई बल उसकी अवस्था को परिवर्तित ना कर दे। ठीक है ना, तो कोई भी वस्तु अपनी अवस्था को तब तक परिवर्तित नहीं करती जब तक बाहर से कोई बल आके उसकी अवस्था को परिवर्तित ना कर दे। और वो हमें समझ भी आता है। ठीक है, कोई अगर आपके घर में कोई टेबल
1 साल से एक जगह पे पड़ा है तो वो वहीं पड़ा है, ठीक है। जब तक आप उसको हिला ना दोगे वो वहां से नहीं हिल सकता है, ठीक है। तो बाहर से जब हम बल लगाते हैं ना किसी चीज पे, हम उस चीज की अवस्था को तभी बदल पाते हैं, ठीक है ना। और इसके हमने बहुत सारे एग्जाम्पल भी किए थे, ठीक है। जैसे कि बस में बैठते हुए हमें धक्का का लगना, ठीक है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की थी न्यूटन के पहले नियम के साथ, ठीक है ना। ये तो स्टेटमेंट हो गई न्यूटन की पहले नियम की कि हम अपनी अवस्था को तब तक परिवर्तित नहीं कर सकते जब तक कोई हम पे बाहरी बल ना लग जाए, ठीक है। दूसरी बात, न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये जड़त्व क्या है? परिवर्तन का विरोध जो है वो है जड़त्व। इनर्शिया इज रेजिस्टेंस इन चेंज, ठीक है। रेजिस्ट इन चेंज, चेंज को रेजिस्ट करना क्या है? इनर्शिया, ठीक है। परिवर्तन का विरोध करना है जड़त्व। और इनर्शिया का माप क्या है? ठीक है, जड़त्व का माप क्या है? मास, द्रव्यमान। अगर किसी चीज में कितना जड़त्व है ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? उस चीज के द्रव्यमान से। जितना अधिक किसी चीज के अंदर द्रव्यमान होता है उतना ही अधिक उस चीज का जड़त्व होता है, ठीक है। इसके बहुत ही फेमस एग्जाम्पल थे कि बस में जब हम बैठे होते हैं तो बस के अचानक चलने से हमें पीछे की तरफ धक्का जो लगता है, या बस के अचानक रुक जाने से जो हमें आगे की ओर धक्का लगता है, वो किस नियम पर आधारित है? न्यूटन के पहले नियम पर, ठीक है। दूसरा, पेड़ को जोर जोर से हिलाने पर पेड़ से फल और पत्तियां गिर जाती हैं, किस नियम पर आधारित है? न्यूटन के पहले नियम पर, ठीक है। कारपेट या बेडशीट को जोर जोर से झटकने से उसमें से धूल जो है वो निकल जाती है, किस नियम पर है? न्यूटन के पहले नियम पर, ठीक है। और भी इसके कई बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल उस दिन भी बताए थे और बहुत ही डिटेल में आपको बताए थे। तो अगर आपने वो चीज़ें, वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन लेक्चर को पहले देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद न्यूटन का दूसरा नियम आया, ठीक है। न्यूटन का दूसरा नियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नियम था, ठीक है ना। न्यूटन का दूसरा नियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नियम था, ठीक है, क्योंकि न्यूटन के दूसरे नियम ने हमको बल की परिभाषा दी। तो क्वेश्चन आता है कि न्यूटन के किस नियम ने हमें बल की परिभाषा दी है? तो न्यूटन के दूसरे नियम ने हमें बल की परिभाषा दी है, ठीक है। कौन से नियम ने हमें दिया? F = ma। तो ये भी हमें दिया न्यूटन के दूसरे नियम ने। F = ma किस नियम का परिणाम है? तो न्यूटन के दूसरे नियम का परिणाम है F = ma। F यहाँ क्या है? फोर्स, बल, ठीक है। ये ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, बट एक रिवीजन है क्योंकि आज न्यूटन के तीनों नियम हो चुके हैं, ठीक है। तो F यहाँ पे क्या है? फोर्स, बल। M हो गया मास, जिसे हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान। और A हो गया एक्सेलरेशन, जिसे बोलते हैं त्वरण, ठीक है। तो फोर्स, बल, बल की परिभाषा हमें न्यूटन के दूसरे नियम ने दी। और बल का जो सूत्र भी है ना, F = ma, वो किस नियम ने दिया हमें? न्यूटन के दूसरे नियम ने, ठीक है। तो न्यूटन के दूसरे नियम ने किस चीज के बारे में बात की थी? तो न्यूटन के दूसरे नियम ने संवेग के बारे में बात की थी, ठीक है। उन्होंने बोला था कि जो संवेग परिवर्तन का दर है वो उस पे लगने वाले बल के समानुपाती होता है, ठीक है। ये उनका स्टेटमेंट था। तो प्लीज आप देखिए कि उसका स्टेटमेंट क्या था। कई बार पूरा स्टेटमेंट आएगा और नीचे पूछा होगा कि ये किस नियम का जो है स्टेटमेंट है, ठीक है। और इससे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते थे? इसके एग्जाम्पल, ठीक है, इसके उदाहरण जो है बहुत ही इसके इम्पॉर्टेंट बनते हैं न्यूटन के दूसरे नियम के, ठीक है। तो दूसरे नियम के उदाहरण थे कि जब क्रिकेट के मैदान पर फील्डर जो है वो कैच पकड़ता है तो वो क्यों अपने हाथों को पीछे की ओर ले लेता है? तो कैच लेते समय
जो फील्डर है वो अपने हाथों को पीछे की ओर इसलिए ले लेता है ताकि बल जो है वो कम हो जाए। तो बल जितना कम होगा उतना कम जो है वो हाथों में उसके चोट कम लगेगी, जितना कम बल उतना कम चोट, ठीक है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल थे कि कील गाड़ते समय हम हथौड़े का प्रयोग क्यों करते हैं, न्यूटन के दूसरे नियम की वजह से, ठीक है। लंबी कूद के समय क्यों मिट्टी खोदी जाती है, कि लंबी कूद जब लगाई जाती है, लॉन्ग जंप और हाई जंप जब लगाई जाती है, तो जहां पे खिलाड़ी कूद के रुकता है वहां पर मिट्टी को क्यों खोद दिया जाता है, तो न्यूटन के दूसरे नियम की वजह से, ठीक है। फर्श पे गिराई हुई चीज, फर्श पे गिलास की कोई गिराई हुई चीज टूट जाती है, और अगर वही गिलास की चीज आप गद्दे पे गिराए तो वो टूटती नहीं है, क्यों, दूसरे नियम की वजह से। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल न्यूटन के दूसरे नियम से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो न्यूटन के दूसरे नियम की है वो ये है कि न्यूटन के दूसरे नियम ने हमें बल की परिभाषा दी और बल का सूत्र दिया है, ठीक है। उसके अलावा इसके उदाहरण से जो है आपको क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा हमने यहाँ एक चीज की बात की थी जो था संवेग, मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है आपसे पूछ लेते हैं, संवेग क्या है, ठीक है। तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल जो है वो संवेग कहलाता है, ठीक है। संवेग को हम दिखाते हैं P से, ठीक है। तो संवेग है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल जो है वो संवेग कहलाता है, और ये आपसे जो है क्वेश्चन कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। बाकी आपसे इसकी यूनिट मात्रक पूछ सकते हैं, वो मैंने आपको उस दिन बताई थी, ठीक है। मास को लिखते हैं किलोग्राम में, वेग होती है मीटर पर सेकंड में, तो संवेग का मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। और संवेग एक कैसी राशि है, तो संवेग एक सदिश राशि है, ठीक है। तो ये तीनों ही क्वेश्चन जो है संवेग से बनते हैं। या तो आपसे पूछेंगे संवेग क्या है, तो संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है, या वो आपसे सीधा पूछ लेंगे कि संवेग क्या है, mv है, mv है, m/v है, ठीक है। तो क्या है, तो आपको ये सूत्र भी याद रहना चाहिए कि संवेग जो है वो mv है। बाकी इसके यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और ये किस तरह की राशि है, तो संवेग एक सदिश राशि है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा न्यूटन का तीसरा नियम, ठीक है। सबसे पहली बात, न्यूटन के तीसरे नियम को एक्शन रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। तो किस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है, न्यूटन के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है, ठीक है। न्यूटन ने तीसरे नियम में बोला कि एक वस्तु दूसरी वस्तु पे जितनी क्रिया करती है उसी बल से दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पे प्रतिक्रिया करती है, ठीक है। कहने का मतलब है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो भी एक्शन आप करेंगे उसके लिए आपको उतना ही रिएक्शन जो है वो मिलता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि न्यूटन के तीसरे नियम के साथ लगता है संवेग संरक्षण का नियम। हमने बोला जहां जहां भी न्यूटन का तीसरा नियम लगेगा वहां साथ ही लगेगा संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। और इसके एग्जाम्पल है रिकॉयल ऑफ गन, ठीक है ना, गन चलाते हुए कंधे पे धक्का लगना, ठीक है। दूसरा रॉकेट प्रपल्शन, ठीक है, गैसेस का नीचे आना और रॉकेट का ऊपर जाना, ठीक है, रॉकेट का उड़ना, ये भी है इसका एग्जाम्पल। नाव का बोटिंग करना, ठीक है ना, नाव में जब आप बोटिंग करते हैं तो वो बोटिंग जो है आप किस नियम की वजह से करते हैं, तीसरे नियम की वजह से और संवेग संरक्षण के नियम की वजह से। और था इसमें वॉकिंग का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि जो हम चलते हैं ना वो किस नियम पे चलते हैं, न्यूटन के तीसरे नियम पे और संवेग संरक्षण के नियम पे। तो ये थे न्यूटन के 3 नियम और संवेग संरक्षण का नियम,
ठीक है ना। इसी के साथ हमारे न्यूटन के गति के नियम जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है ना। तो न्यूटन ने अपने 3 गति के नियम बताए, बहुत ही ज़रूरी हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये थे न्यूटन के गति के 3 नियम, और कल हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, न्यू फ्रेश टॉपिक। तो ये आप इसको समझिए, बार बार इस वीडियो को आप देखिए जब तक आपको समझ ना आए। आप खुद इनके उदाहरण को सर्च करिए कि कौन कौन से इसके और उदाहरण बनते हैं, इनको अपने पास लिखिए, ठीक है, याद कीजिए। So thank you for watching this lecture and please tell your friends to subscribe this channel. So thank you.